आज विश्लेषण में सबसे पहले बात दंगाइयों पर उस एक्शन की जिसमें हिंसा करने वाले दंगाई खौफ में हैं, क्योंकि पहले बुलडोजर चला तो प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद पम का घर खंडहर बन गया और अब पुलिस ने प्रयागराज की सड़कों पर 59 दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए। मतलब अब हिंसा करने वालों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी खूब हो रही है। लेकिन सवाल अगले जुमे का है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। दंगाइयों के पोस्टर जारी, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। प्रयागराज के गुनहगार सामने आए साजिश के तार। पहले प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर पर बुलडोजर दर्जा और अब पुलिस ने उन पत्थरबाजों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने 10 जून को प्रयागराज की सड़कों पर पत्थर बरसाए, क्योंकि पुलिस ने हिंसा में शामिल 59 पत्थरबाजों की तस्वीर जारी कर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। पुलिस ने जो पोस्टर जारी किए हैं उसमें कई नाबालिग भी हैं जिन्हें हिंसा के दिन ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। अब इन सभी की पहचान करने के लिए पुलिस ने प्रयागराज की गलियों को इन पोस्टरों से पाट दिया है ताकि एक एक उपद्रवी की पहचान की जा सके। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके तमाम आरोपियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरों के जरिए तलाशा गया है। इनकी तस्वीर निकाली गई है और इनकी तस्वीरों वाले पोस्टर को अब सार्वजनिक तौर पर लगाया जा रहा है और ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो शहर में तमाम जगहों पर लगाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। और ये जो तस्वीरें हैं ये उनके हिंसा करने के दौरान की है। तमाम जो पोस्टर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये जो आरोपी हैं हाथ में पत्थर लिए हुए हैं, हिंसा करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिंसा से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। वहीं हिंसा की साजिश के तार कहां तक फैले हैं इसका पता लगाने के लिए मास्टरमाइंड जावेद अहमद और अटाला मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद के मोबाइल को खंगाला जा रहा है और जो मैसेज डिलीट किए गए हैं उन्हें रिकवर किया जा रहा है। लोगों ने अब तक जो कार्रवाई किया है उसके बाद से एक हम लोगों ने टीम बना लिया है कि जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज में जो नाम आए हैं, जिनके चेहरे आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं कि वही देखेगी कि जो फुटेज में है वही व्यक्ति गिरफ्तार हो, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सीओ से लेकर एडीजी रैंक तक के 5 अधिकारी रखे गए हैं। मतलब अब थाने स्तर पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी भी निर्दोष पर बेकसूर पे कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाए हैं, जो कमेटी डिसाइड करेगी, देखेगी, हर तरह से सबूत अगर है तो ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, वरना उनको वापस सुपुर्द कर दिया जाएगा, केवल पूछताछ किया जाएगा। इस तरह की हमारी कार्यप्रणाली रहेगी। अभी हम अगले फ्राइडे के लिए भी तैयारी हमारी पुख्ता हो रही है। एरिया हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। प्रयागराज में अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक एफआईआर जावेद पम के घर से मिले अवैध असलहे को लेकर दर्ज की गई है। दरअसल 12 जून को जब जावेद पम का घर ढहा गया तो उसके घर से 2 तमंचे, कई जिंदा कारतूस और एक चाकू समेत कई भड़काऊ बयान वाले पेपर मिले थे।
पर सवाल आने वाले शुक्रवार का है, क्योंकि कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देकर आग में घी डाल दिया है। नफरतों से, बुराइयों से, खराबियों से लड़ाई थी, गुलामी के खिलाफ लड़ाई थी, और हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है। हम गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं है, और इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए ये आजादी की लड़ाई है। ऐसे में 17 जून को अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि 2 शुक्रवार हिंसा के नाम रहे हैं। वहीं एक अग्नि परीक्षा प्रशासन की भी है, क्योंकि अगर इस बार कुछ हुआ तो सच में अनर्थ हो जाएगा। पुलिस प्रशासन का मानना है कि बरेली में हालात अराजक हो सकते हैं। ऐसे में वहां पर खुफिया एजेंसियों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर भी बरेली प्रशासन ने मंगाए हैं ताकि आसमानी नजर उपद्रवियों पर रखी जा सके। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब विश्लेषण में बात ईडी की, क्योंकि सवाल जवाब राहुल गांधी से हो रहे हैं, लेकिन लाल अखिलेश यादव हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 दिन से राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ईडी का ऐसा नामकरण किया है कि अब सूबे की राजनीति का माहौल गर्म हो गया। राहुल की पेशी पर लड़ाई, अखिलेश की ईडी पर चढ़ाई। विपक्ष की अग्नि परीक्षा या डेमोक्रेसी की सुरक्षा। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी लगातार ईडी के दफ्तर जा रहे हैं और कांग्रेस सड़क पर सत्याग्रह कर रही है। लेकिन अब इस लड़ाई में अखिलेश यादव भी कूद गए। अखिलेश यादव ने ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए ऐसा ट्वीट किया कि भाजपा हमलावर हो गई। नेहरू परिवार में, इंदिरा गांधी परिवार में और पॉलिटिकल पार्टी जितने वंशवाद की पार्टियां केवल राज्य को लूटने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते थे, और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलता था और मंत्रिमंडल में जगह मिलता था। आज़ादी के बाद 14 सरकार आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब कानून से नहीं बचता है। क्या इस देश के अंदर अखिलेश यादव ही चाहते हैं कि नेता कोई भी अपराध करेगा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी? ये चाहते हैं या ये करते आ रहे हैं, या उनको खुद भय हो गया? अब खुद उनको भय हो गया है कि उनके पिताजी एक सम्मान से, माननीय मुलायम सिंह जी यादव, एक प्राइमरी के अध्यापक थे। आज 500 करोड़ रुपये आप कहाँ से इकट्ठा कर लिए हो? अब ईडी एक जो है अपनी स्वयं की संस्था है, सरकार के इशारे पे ईडी काम नहीं करती। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है, ईडी अपना काम करती है। जो लोग निष्पक्ष हैं उनको न ईडी से डर लगता है और न बुलडोजर से डर लगता है। अखिलेश यादव के जिस ट्वीट से भूचाल आ गया, उसमें अखिलेश यादव ने ईडी को नया नाम देते हुए एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बताया है। साथ में यह भी लिखा कि जब सरकार फेल हो जाती है तो विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी अलग अलग शिफ्ट में ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं। उधर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस के 800 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा चुके हैं। लेकिन जानकार अखिलेश यादव के इस ट्वीट के मायने निकालने में लगे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई थी। वहीं जानकार इसे उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा, जिसमें विपक्ष की एकता का लिटमस टेस्ट होने वाला है। ऐसे में ईडी को लोकतंत्र में परीक्षा बताकर अखिलेश बड़ी रणनीति को साधने की कोशिश में है, क्योंकि एक सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का भी है, जिसके लिए समूचा विपक्ष एक छत के नीचे आएगा। इसका फैसला अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की रणनीति से तय होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात रायसीना की जंग की, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है, जिसके लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। आज ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 17 दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन जब बात एक उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार की आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल बड़ा है कि पवार के इनकार के बाद नया उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ उम्मीदवार का नहीं, विपक्ष की एकजुटता का भी है, जिसे जोर का झटका लगा है। ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, लेकिन विपक्ष की गोलबंदी अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 17 दल के नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इसी को लेकर के आज विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। इस बैठक की अगुवाई टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। अगर बात करें तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा रलोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद अगर बात करें तो विपक्ष के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें साफ तौर पर कहा कि तमाम सारे विपक्ष के नेता ये चाहते थे कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने 22 दल के नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजू जनता दल और टीआरएस ममता के बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए। मतलब विपक्ष एकजुट तो हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ममता बनर्जी ने सोचा था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को बैठक के लिए न्योता भी नहीं मिला, जिस पर ओवैसी ने यह कहते हुए हमला बोला कि अगर उन्हें बुलाया भी जाता तब भी वो शामिल ना होते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की एकजुटता राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की राह में रोड़ा बन पाएगी। बैठक में राष्ट्रपति के साझा उम्मीदवार के लिए शरद पवार का नाम उछाला गया, लेकिन खुद शरद पवार ने ही इसके लिए मना कर दिया। अब विपक्ष को न सिर्फ खुद को एकजुट रखना है, बल्कि उस उम्मीदवार को भी खोजना है जिस पर सबकी सहमति हो। जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। मैंने आपसे अपनी बात साफ कह दी कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो ममता बनर्जी जी के लिए है, वो जो तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी। चर्चा हुई है, विपक्ष सब लोग सामूहिक तौर पर एक हैं। देश के अहम चुनाव पे हमने बातचीत चर्चा की और आगे इस बात को बढ़ाया। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने all important political parties they send their representation, and if not then the name should be come from the political parties. राष्ट्रपति चुनाव के समीकरणों को समझे तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों के वोट की वैल्यू मिलाकर 10,86,431 होती है। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी, यानी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भले ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का पल्ला भारी हो, पर अपने उम्मीदवार की जीत दिलाने के लिए अन्य दलों के सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% है, यानी 10,86,000 वोट हैं, तो एनडीए के पास 5,26,000 वोट हैं। बहुमत का आंकड़ा 5,43,000 है। वहीं कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी और एनसीपी के वोटों की वैल्यू 2,59,000 है। इसके अलावा टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, केरल की लेफ्ट पार्टी, टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दलों के कुल वोट 2,92,894 हैं। इस तरह अगर सारे विपक्ष के वोट को मिला दें तो 51% से ज्यादा हो रहा, मतलब एनडीए से करीब 2% ज्यादा। लेकिन ये तभी होगा जब समूचा विपक्ष एकजुट होगा, जो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ममता की बुलाई बैठक से टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर और आम आदमी पार्टी दूर रहे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या एनडीए की रणनीति के आगे विपक्ष फेल हो जाएगा या फिर 18 जुलाई आते आते बड़ा खेल हो जाएगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। तो रायसीना की रेस के लिए जो विपक्ष की राजनीति है वो एक होने की कोशिश कर रही है, और ममता बनर्जी की बैठक में आज कौन कौन शामिल रहा दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी शामिल रही, कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, इसके साथ ही साथ एनसीपी
जेडीएस भी मौजूद रही, राष्ट्रीय लोकदल भी मौजूद रही, आरजेडी मौजूद रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मौजूद रही, पीडीपी मौजूद रही, यानी जम्मू कश्मीर के दोनों दल रहे, शिवसेना रही, डीएमके रही, सीपीएम रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बैठक में शामिल रही, सीपीआई और सीपीआई-एमएल भी इसमें पहुंचे थे, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी, आईयूएमएल थी, आरएसपी थी। लेकिन ये नामों की लंबी फेहरिस्त देखकर आप ये मत समझिए कि इससे काम हो जाएगा। 5 दल ऐसे थे जो नहीं पहुंचे, और अगर वो इस विपक्ष का साथ नहीं देते तो इनका राष्ट्रपति बन नहीं पाएगा। वो आम आदमी पार्टी थी, अकाली दल थी, टीआरएस थी, और 2 दल और थे जो इस बैठक में नहीं पहुंचे। और इनको अगर ममता बनर्जी नहीं संभाल पाती तो फिर जो आंकड़ा है वो गड़बड़ हो सकता है। और अब विश्लेषण में बात होगी उस उपचुनाव की जंग की, जिसके लिए भाजपा ने भगवा चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि भाजपा की नजर सपा के दोनों किलों पर है, जिसे जीतने के लिए खास रणनीति बनाई गई। तो दूसरी तरफ सपा ने भी अपने महारथियों को उतारकर जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल उन बयानों का है जिससे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। सपा का लाल घेरा, भाजपा के मंत्रियों का डेरा। उपचुनाव की जंग, भगवा या लाल रंग। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उपचुनाव को लेकर जंग तेज होती जा रही है। सपा का किला भेदने के लिए भाजपा ने अपने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है, क्योंकि रामपुर फतेह करने की जिम्मेदारी जहां पश्चिमी यूपी से आने वाले मंत्रियों को सौंपी गई, वहीं आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए अवध और पूर्वांचल से आने वाले मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मतलब सपा को उसी के गढ़ में घेरने के लिए भाजपा ने चक्रव्यूह रच दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रामपुर और आजमगढ़ के दोनों लोकसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। हमारे कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर, आदरणीय योगी जी की नीति को लेकर जन जन तक जा रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। आजमगढ़ और रामपुर में जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए बीजेपी ने इस बार ऐसी रणनीति तैयार की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर जनता के बीच एक संदेश दिया जाए। पश्चिम क्षेत्र से आने वाले जो भी मंत्री हैं उनको रामपुर भेजा जा रहा है। पूर्वांचल और अवध से जो मंत्री आते हैं उन्हें आजमगढ़ में कैंपेन के लिए कहा गया है। आजमगढ़ की जिम्मेदारी जो है वो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सौंपी गई है, तो वहीं रामपुर की जिम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को सौंपी गई है। इसके अलावा 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की गई है। खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने दोनों किलों को बचाने के लिए राम गोपाल यादव जैसे बड़े महारथियों को मैदान में उतारा है। 2022 में भी जैसे अखिलेश के चुनाव में लड़ा था, हमें लगता है कि उससे ज्यादा मत से जीतेंगे। लेकिन चुनावी जोर आजमाइश के बीच 2 विवादित बयानों ने माहौल गर्म कर दिया, जिसमें एक बयान आजम खान का है तो दूसरा सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का। जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में जितना वोट नहीं मिला है। अखिलेश भैया हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। हाँ, निरहुआ सटल रहा है। ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। अरे वो ठुमके मारने वाले की जरूरत नहीं आता, यहाँ पे किसी अच्छे आदमी की जरूरत है जो जानता है किसान की जरूरत क्या है। अब इन दोनों बयानों को लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है, खास तौर पर निरहुआ पर की गई अबू आजमी की उस टिप्पणी को लेकर, जिस पर अब खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मोर्चा खोल दिया है। मतलब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा सपा के ये दोनों किले भेद पाएगी, क्योंकि कहने को ये 2 सीट है, लेकिन सपा के लिए ये साख की लड़ाई है। अब इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला 26 जून को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुंह दिखाई में सड़क और सड़क पर मुंह छिपाई की, क्योंकि अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें रायबरेली का एक गांव आजादी के बाद से सड़क का इंतजार कर रहा है। वहीं एक गांव अलीगढ़ का भी है, जहां 1 महीने पहले सांसद सतीश गौतम से मुंह दिखाई में
एक नवविवाहिता बहू ने मुंह दिखाई में सड़क मांग ली थी, जिसे सतीश गौतम ने पूरा कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि रायबरेली में ये मुंह छिपाई कब तक होगी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन रायबरेली का एक गांव आज भी आजादी के इंतजार में अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है। ये हाल उस गांव का है जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक छत्र राज रहा, जहां से फिरोज गांधी 2 बार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी 5 बार सांसद रही। लेकिन इसके बाद भी रायबरेली के पूर्वा गांव में चलने के लिए एक सड़क तक नहीं। इस आधुनिक युग में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक कोई संपर्क मार्ग नहीं है। संपर्क मार्ग ना होने की वजह से जहां बीमार लोगों को कंधे पर या फिर चारपाई पर लादकर गांव से 1 किलोमीटर दूर पैदल ले जाना पड़ता है, वहीं छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। आलम यह है कि अब लोग भी गांव को छोड़कर जाने लगे हैं, जिसकी गवाही मकानों पर लटके ये ताले दे रहे हैं, क्योंकि सड़क न होने से यहाँ के लोगों को हर रोज नई समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी गांव वालों की पीड़ा आज तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सुनाई नहीं दी। आपने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के गांव का हाल देख लिया। अब आपको अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के संसदीय क्षेत्र के कसीसो गांव का हाल दिखाते हैं, जहां 1 महीने पहले सांसद सतीश गौतम नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने गए थे, तो नवविवाहित बहू प्रियंका ने उनसे मुंह दिखाई में सड़क मांग ली थी, जिसे सांसद सतीश गौतम ने 1 महीने के भीतर बनवाकर न सिर्फ अपना वादा पूरा किया, बल्कि सड़क का इंतजार कर रहे गांव वालों का इंतजार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1 महीना भी नहीं हुआ है, रोड कंप्लीट हो गई, उसका उद्घाटन करने जाना है, वही बिटिया उद्घाटन करेगी, प्रियंका शर्मा, कसीसो गांव खैर में विधानसभा में रोड कंप्लीट हो चुकी है और उसके नाम की पट्टिका लग चुकी है, उसके नीचे लिखा भी गया है प्रियंका शर्मा की प्रेरणा से ये रोड तैयार किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सड़क उस वक्त की है जब सतीश गौतम आशीर्वाद देने गए थे, और दूसरी तस्वीर सड़क बनने की बात की। लेकिन सवाल बड़ा है, रायबरेली के पूर्वा गांव का इंतजार कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।